मेहमान जुड़ चुके हैं, मुकाबला की शुरुआत करते हैं। स्वागत करें मेहमानों का। हमारे साथ नुपुर शर्मा जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नुपुर जी स्वागत है आपका। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज जी आपका भी स्वागत है। मलूक नागर साहब थ्रू होने वाले हैं, दिख रहे हैं हमको स्क्रीन पर, सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के। नागर साहब अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका भी। जी जी आई, थोड़ी आवाज आई जी मैं कोशिश करता हूं पूरी। हेलो जी नागर साहब, मैं सौरभ बोल रहा हूं, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो मैं शुरुआत आपसे करूं चर्चा की। जी 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 बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बहुत गहमा गहमी है। मायावती जी का जन्मदिन भी है, उन्होंने अपनी भी पहली लिस्ट जो है पार्टी के उम्मीदवारों की वो जारी कर दी है। लेकिन ये पीछे कुछ चुनावों का इतिहास देखें तो आपका जो ट्रेडिशनल वोटर है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश का दलित वोटर, वो कहीं ना कहीं आपसे छिटकता जा रहा है, फिर चाहे वो 14 और 19 के चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव। लेकिन मायावती जी ने आज बड़े कॉन्फिडेंटली दावा किया कि सरकार वही बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री वही बनेंगी। तो लोग जानना चाहते हैं किस आधार पर यह दावा कर रही है वो। आवाज नहीं आ रही ठीक। नागर साहब हेलो हेलो जी नागर साहब, मुझे सुन पाए आप? ये आवाज काफी देर बाद आ रही है, 3-4 मिनट के बाद यहाँ पर। अच्छा इसको ठीक है, मैं आपके पास थोड़ी देर में आता हूं, इसको हम ठीक करा देते हैं। डिले ज्यादा है, उसको जरा कम करा दीजिए। ठीक। नुपुर शर्मा जी, आपकी पार्टी की आज जो लिस्ट जारी हुई 107 उम्मीदवारों में से 19 वो दलित समुदाय के थे। कुल मिलाकर 67% उम्मीदवार वो पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति समुदाय के थे। इससे हर पार्टी की कोशिश होती है दिखाना कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन में भी ख्याल रखते हैं पिछड़े वर्ग का। लेकिन योगी जी का कल एक दलित परिवार के घर पर खाना खाने के लिए जाना उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस सिंबोलिज्म की जरूरत क्या पड़ने लगी? नमस्कार सौरभ जी, आपको सभी मेरे पैनलिस्ट। और एक तो एको हो रहा है, प्लीज ठीक करा दीजिए प्लीज। और दूसरी बात मैं बता दूं तो वो सिंबलिज्म नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी अपने मठाधीश्वर रह चुके हैं, मठाधीश्वर है इनफैक्ट गोरखपुर से, गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं। और आप सौरभ जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपने अपने कार्यकाल में अपनी कवरेज में बहुत देखा होगा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी जब 26 साल की, मात्र 26 साल की उम्र से ही सांसद थे, तो किस तरीके से हर घर के अंदर योगी जी का आना जाना, उठना बैठना रह चुका है। और किस तरीके से मैं अपने इमीडिएट सर्कल की बात बता रही हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे का स्कूल का एडमिशन हो, चाहे वो किसी घर परिवार में पानी की कमी हो, चाहे वो किसी की रेलवे टिकट रिजर्वेशन क्यों ना हो, योगी जी खुद इंडिपेंडेंटली और अपने आप ही इंटरवीन करके मदद करते थे। योगी जी की यही छवि रह चुकी है कि सबके लिए आए हुए नेता रह चुके हैं वो। शायद इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में और आज की तारीख में पूरे भारत में उनकी इतनी प्रशंसा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो आज लिस्ट जारी हुई है उसमें आपने साफ बता ही दिया है। इस आंकड़े पे इससे पहले मैं आती तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पहली बारी दलित या पिछड़े या फिर अति पिछड़े वर्ग की या गरीब वर्ग की चिंता कर रहा है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को इतिहास के पन्नों में उनकी सही जगह देना, उनकी इज्जत से उनको याद करना, उनकी रिमेम्बरेंस सही तरीके से करना, ये बाकायदा। नहीं देखिए, ये बातें चर्चा में ज्यादा इसलिए भी है ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी छोड़ करके गए, वो इस वक्त वो इस कदर हमलावर हैं आपके ऊपर कि कोई उसका सानी नहीं है। मैं आता हूं उस पर भी। एक खबर है वो हम बता दें दर्शकों को, 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक को बढ़ा दिया गया है। आज 15 जनवरी है और आज के दिन समीक्षा करनी थी चुनाव आयोग को कि जो रोक पहले एक हफ्ते की लगी थी कि कोई चुनावी सभा, रैली, नुक्कड़ सभा, रोड शो नहीं होगा, उस पर आज आंकलन करना था। और जो देश में लगातार बढ़ते कोरोना के केसेस हैं उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने इस मियाद को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। तो 22 जनवरी तक फिलहाल कोई सभा नहीं होगी, ये चुनाव आयोग ने अपना आदेश जो है वो जारी कर दिया है। जी ठीक है, आपकी बात को मैं जरा आप आगे ले जाऊं। अगर अब नागर साहब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो नागर साहब, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 सर जी। मैं आज मायावती के जन्मदिन पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उन्होंने दावा किया कि हम ही जीतेंगे। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में आपका जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। दलित वोटर तक अगर मायावती जी से दूर जाए तो फिर क्या बचता है? देखिए, ये आप कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जनाधार खिसकता जा रहा है। इससे पिछला चुनाव जो हुआ वो लोकसभा का था और लोकसभा के चुनाव में 10 सीट जीते हैं हम।
तो जनाधार खिसका कहां? हमारे साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी थी और लोकदल थे, तो लोकदल का तो रिजल्ट कन्वर्ट ही नहीं हो पाया और समाजवादी के केवल 5 जीते थे। तो खिसकता जा कहां रहा है? ये प्रश्न ही अधूरा है बेसिकली। और कहीं ना कहीं पूरी तरह अगर बात करें तो प्रश्न ये तो हम कह नहीं सकते कि गलत है, पर 10 लोकसभा जीते थे हम, तो जनाधार ठीक था और आज भी ठीक है। नहीं, बीजेपी का लेकिन प्रचार ये रहता है हमेशा कि अब हमारे पास खास तौर पर गैर जाटव दलित तो हमारे पास आ ही गया है और इस बार कोशिश है कि जाटव वोट भी हम ही हासिल करें। देखिए, राजनीति में कोई भी पार्टी ऐसा सोचती है कि सारी वोट हम पे ही आ जाएं, और सबकी अलग अलग रणनीति होती है और सबकी अलग अलग सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमको ये लगता है कि जितना भी खिलाफत बीजेपी का है वो समाजवादी पार्टी और लोकदल पे नहीं जाएगा, उस सीधा का सीधा हम पे ट्रांसफर होगा। और 22% के करीब दलित हैं, और जिस जाति को हम लोग टिकट देते हैं कुमारी बहन मायावती जी, वो 25 से 30% वो जाति होती है। तो उठा के हम 40% से ऊपर पहुंच गए, और जो ट्रायंगल पे चुनाव हो रहा है तो हम नजदीक पहुंच गए। तो मुस्लिम समाज के हमारे ज्यादातर प्रत्याशी भी हैं, और जब हम लड़ाई में हैं तो मुस्लिम समाज की ज्यादातर वोट हमें आ जाएंगी। इसलिए जब रिजल्ट आएंगे तो हमारे रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। हम दिखाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, काम करने में एक्चुअल में ज्यादा विश्वास करते हैं। और कुमारी बहन मायावती जी की जो रणनीति है अपने सारे कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, वो नीचे नीचे काम इतना चल रहा है, जब रिजल्ट आएंगे तो लोग चौंकते हुए रह जाएंगे। देखिए, आप वो तो आपने नतीजों की बात की है, तो वो तो ठीक बात है कि नतीजा कुछ भी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है। अभी आपने जो वोटों का हिसाब बताया तो आप 50-60% पर पहुंच गए। आपको तो 350 पौने 400 सीटें आनी चाहिए इसके हिसाब से। नहीं, देखिए जो जिस तरीके से बात हो रही है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वोट कम भी होते हैं जी। तो 40% के आसपास जाके टच करते हैं। और इसीलिए एक बार 2007 में हम आए भी थे, उसी अगली बार 88 सीटें आई भी थी, और अब की बार भी एमपी की 10 सीटें आई हैं। तो अब की बार भी बढ़िया जी। सब आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, आपकी आ रही है, आप बोलें आप। अब जी तो आने वाले समय में सब अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल का उत्तर और दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास बढ़ता हूं। ऐसा फिर क्यों है, अगर आपका ऐसा दावा है कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव को बाइपोलर कॉन्टेस्ट कहा जा रहा है, बीजेपी बनाम सपा? सब एक्चुअल में क्या है, ये तो जो टेलीविजन पे आप लोग और आपके साथी लोग जिस तरीके से दिखा रहे हैं उस तरीके का चर्चाएं चल रही हैं। असलियत में तो जब चुनाव होगा, और हर चुनाव में ही हमारा ऐसी स्थिति होती है कि बीएसपी आउट है, बीएसपी आउट है, और बीएसपी बढ़िया तरीके से, चाहे जिला पंचायत के चुनाव रहे हो, चाहे एमपी का रहा हो, चाहे पहले रहे हो, बढ़िया रिजल्ट निकल के आते हैं। चल ठीक है, मनोज जी के पास जाना चाहता हूं। ये बात लेकर आपने कहा कि बीजेपी के जो खिलाफ वोट है वो जाएगा, असल वो पहले उम्मीदवारी बसपा की होगी, मायावती जी की होगी। आप कहते हैं बसपा आउट है, बसपा आउट करने वाली पार्टी है। मनोज जी, देखिए, राजनीति में कौन आउट होता है और कौन इन होता है, ये देश की जनता और जहां भी चुनाव होते हैं जिस प्रांत में, वहां की जनता तय करती है। नूपुर ने 3-4 अच्छे अपना विश्लेषण जो इन्होंने किया योगी आदित्यनाथ के चरित्र का, उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया। लेकिन नूपुर को मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली से दलितों की दारूण दुख का आकलन नहीं कर सकती। नूपुर बिचारी को कम से कम गांव का भ्रमण करना चाहिए। और देखिए, मैं इससे पहले कि वो आपकी भाषा पे एतराज कर दे, मैं ही कह देता हूं थोड़ा सा संभल के मनोज जी, क्योंकि आज अभी आने वाला था। मेरी कहीं कोई भाषा में अगर कोई बेचारा शब्द से बचिए, बेचारा शब्द से मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी के चरित्र का विश्लेषण इस तरह से है कि मुजफ्फरनगर में जब एक दलित की शादी करनी होती है और उसे घोड़ी चढ़नी होती है, तो योगी आदित्यनाथ के सजाती लोगों ने उस दलित को रोक देते हैं। और जब अभी इस चुनाव से पहले वो कुशीनगर में मुशार बस्ती से मिलने जाते हैं दलित विचारों से, तो उनसे ये पूछा जाता है कि नहा के आए हो कि नहीं
साबुन लगाए कि नहीं लगाए, साहब को दूर से छूना मत। तो सिर्फ दलितों के साथ दिखावा कर देना, खाना खा लेने से तो उनका भला होगा नहीं। उनका राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आपकी जो उनकी हिस्सेदारी है आर्थिक, आपने क्यों नहीं सुनिश्चित की? आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में कहीं भी एक भी दलित कुलपति नहीं है। क्यों नहीं है? एक भी दलित असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अच्छा ठीक है, इसका उत्तर ये देंगे नूपुर आपको, लेकिन इनकी आज जो पहली जो लिस्ट आई है 20%, इनकी पहली लिस्ट में 20% टिकट अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने रख दिए। इन्होंने तो आज ये दावा किया, धर्मेंद्र प्रधान ये दावा कर रहे थे कि ऐसा नहीं है। मैं आप बोलिएगा मैं बहुत जनवादी पत्रकार है, खत्म कर रहा हूं। अच्छा चलिए, सुरक्षित सीट है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या सुरक्षित सीट पे तो लड़ाना पड़ेगा ना, आपको संज्ञान है ना। मैं आप भी मेरी बात सुन लेते तो ये आपको नहीं बोलना पड़ता। मैं यही कह रहा था कि इनकी पार्टी ये कह रही है कि इस बार हम सुरक्षित सीट पर ही नहीं, जनरल सीट पर भी उतारेंगे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, ये बोला है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का जो मानस संगठन आरएसएस है वो हमेशा से दलित पिछड़ा विरोधी रहा है। इसी का परिणाम है कि 1925 से शुरू हुआ सरसंघ चालक एक बार भी कोई दलित नहीं रहा। क्या नूपुर जवाब देंगे कि बना पाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न किया है, उनका शोषण किया। उत्तर प्रदेश में 69,000 और आपने उत्थान किया है, तो ये चंद्रशेखर रावण क्यों कह रहे हैं? ये चंद्रशेखर रावण क्यों कह रहे हैं कि आपके प्रदेश में, सुन लें मनोज, ये चंद्रशेखर रावण आज क्यों कह रहे हैं फिर कि आपकी पार्टी और अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है? मैं आ रहा हूं नूपुर जी मैं आ रहा हूं। देखिए, चंद्रशेखर जी ने जो भी बात कही, चंद्रशेखर ने जो बात कही वो टिकट हमारा उनका टिकट का लेके नहीं हुआ। और आपके संज्ञान हेतु बता दें, नूपुर से भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग से आंकड़े ले कि सबसे ज्यादा दलित नौजवानों को और छात्रों को लैपटॉप और उनको स्कॉलर देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। विगत 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की इसका जवाब मैं बीजेपी से भी दूंगा और बसपा के सांसद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी दूंगा। ठीक है नूपुर शर्मा जी, आपने बहुत कुछ बोला उनका नाम लेकर के, इनकी पार्टी के लिए जरा जवाब सुन लीजिएगा मनोज जी। मैं यही कहना ठीक है मनोज जी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। जी हो गया, चलूंगा आपको। चलिए हो गया मनोज जी, हो गया नूपुर जी की आवाज है। मनोज जी हो गया प्लीज। और ये एनसीआरबी नहीं, इनको लगा होगा ये इनकी वर्चुअल रैली। अखिलेश जी ने क्या कहा था? मुझे लगा वर्चुअल का मतलब मनोज यादव जी ऐसे नहीं होगा। मनोज यादव जी अब सुन, आपने जवाब दिया, आप सुन लीजिए। ऐसे नहीं नूपुर जी की आवाज आएगी, बोलिए। वो सुनने के आदि नहीं, वही महिला बैठी है, मुझे बेचारी बता दिया। देखिए टीवी पैनल पे महिला प्रवक्ता भाजपा की आईवी को बेचारी बता दिया। अब बताइए, समाजवादी पार्टी और सफाई गुंडों के भीतर जब सरकार थी तो महिला बेचारी नहीं थी तो क्या थी? आखिरकार ये बलात्कारियों को निर्दोष बच्चा बताते थे। आखिरकार ये बुलंदशहर के रेप और उस बलात्कार कांड के बाद महिला पत्रकार से ही पूछे थे तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ बलात्कार, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? सबको याद है सौरभ जी। तो अब इनको महिला बेचारी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? है गुंडे ये लोग। तो इन्होंने तो कल भी बोला, अखबार में आया था, हम आएंगे तो मदद चखा देंगे। अच्छा, बेचारी से याद आया और महिला से याद आया, आप लोगों ने दलितों के लिए क्या किया है? वो तो बहन मायावती के साथ जब गेस्ट हाउस में उनके कपड़े खींचने की कोशिश करी थी ना सफाई गुंडों ने, उनका ही चीरहरण करने की कोशिश करी थी। वो दुनिया जहान ने देख लिया था कि आपकी दलितों के प्रति कितनी इज्जत रखते हैं आप लोग। दूसरी बात, घनश्याम सिंह लोधी ने अपना इस्तीफा, आपके दलित एमएलसी है भाई साहब, अपना इस्तीफा 12 जनवरी को दिया। आपने उसको ऐसे दबाए रखा कि कल जाके आखिरकार ये खबर बाहर आई गई। तीसरी बात, आज चंद्रशेखर रावण आजाद जी ने क्या कह दिया कि आपने अपमान कर दिया। आप चाहते ही नहीं कि दलित बिल्कुल भी पावर में आए, दलित बिल्कुल भी किसी तरीके से किसी रिप्रेजेंटेशन में आए। आप इस चीज को झुठला सकते हैं क्या? 2018 के अंदर डिक्की के चेयरपर्सन कामले जी ने क्या बोला, डिक्की के अध्यक्ष ने, कि जितना काम दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए मोदी जी ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार ने किया है, वो किसी ने नहीं किया आज तक। ये खुद कामले जी का खुद का बयान है। थोड़ा पढ़ लिख के आते तो दूसरों को बेचारा नहीं बोलते। आज बेचारे आप हैं। मैं आपको एक बार ध्यान से आप सुन लीजिएगा, कान खोल के। मोदी जी की सरकार के अधीन 27 ओबीसी अगर मंत्री हैं कैबिनेट के अंदर, तो 12 दलित मंत्री भी हैं और 8 बाकी आपके अन्य पिछड़े वर्ग से भी बिलोंग करते हैं। आप मुझे 5 चीजें इनके बता दीजिएगा अपमान करने के अलावा जो आपने दलितों के लिए
पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए और गरीबों के लिए की होगी। आपने सिर्फ अपनी जेबें भरी है इतने। अच्छा फिर नुपुर जी, लेकिन ये अभी जो रेला लगा हुआ है आपकी पार्टी से पिछड़ों और दलितों को छोड़ने का, ये पिछड़ों के बड़े नेता जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर ये क्या दिखाता है? देखिए सौरभ जी, इसका जवाब तो मैं आप ही के चैनल पे कल रात को जो मैंने देखा उससे दूंगी। कल मैंने संघमित्रा मौर्य जी का कल आपके चैनल पे रात को इंटरव्यू देखा था करीबन 10 बजे। उन्होंने ये साफ कहा है कि देखिए प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ही आएगी। एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री है, मेरे रिश्तेदारी में पढ़ते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने ये बहुत बड़ा लेख लिखा था इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ओपेड में, कि एक टेंजिबल डेवलपमेंट वर्क्स, मतलब कि विकास कार्य अगर लाभार्थी के सामने भी रखा होगा तब भी एक राजनीतिक दल हार जाएगा अगर सामने बहुत सारी जातिगत अगर कोलिशन बनने लगे। ठीक है, आपको पता है 2019 के लेख के बाद जेटली जी से मैंने डिस्कशन किया था। मैंने उनसे पूछा सर ये कह रहे हैं अर्थशास्त्री, तो उन्होंने कहा एक बात, जब गरीब के घर के अंदर खाने को रोटी आ जाती है, राशन आ जाता है, शौचालय इस्तेमाल करने आ जाता है, उसको खुले फील्ड में नहीं जाना पड़ता, सर जाती है। और ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सरकारी आंकड़े कहते हैं 3 करोड़ रोजगार बनी है। चलिए सरकारी आंकड़े ठीक है, अच्छा ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब महामारी के बावजूद, सौरभ जी बोले दीजिए, महामारी के बावजूद CMIE के आंकड़े बताते हैं कि जब सपा सरकार थी 17% अनएम्प्लॉयमेंट दर थी, लेकिन महामारी के बावजूद हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अधीन 4.1% पे गिर के आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा ठीक है नुपुर जी, ठीक है, मुझे जवाब देना पड़ेगा आपकी बातों का। चले ठीक है, आपने भी दावा किया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी दावा कर रहे हैं कि दलितों के लिए सबसे बेहतर काम उनकी सरकारों में हुआ है। मलूक नागर साहब, आप सुन ही रहे हैं और आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। एक से मलूक नागर जी इसका जवाब दें। आपने दोनों के दावे सुने, इस पर क्या कहना है? दलितों के लिए किसने कितना किया? देखिए अगर दलितों के बारे में अच्छा काम समाजवादी पार्टी कर रही है और दलितों के बारे में ही अच्छा काम भाजपा कर रही है, तो फिर तो कुमारी बहन मायावती जी तो कुछ कर ही नहीं रही है। असलियत में ये है, दलितों का आजादी से लेके अब तक कांग्रेस ने शोषण किया, और जब भी गैर बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आई, हमेशा दलितों का तिरस्कार हुआ, सताया गया, उनके काम नहीं हुए। और जब कुमारी बहन मायावती जी और हमारी सरकार आई, दलितों को बिल्कुल सामने ध्यान रख करके उनके हितों की रक्षा हुई, और दलितों के साथ पिछड़ों की, कमजोरों की, मजलूमों की हमेशा हमारी पार्टी की सरकार ने हमेशा वकालत करी और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करी। अभी पिछड़ों की बात हो रही है, नुपुर जी भी कह रही हैं, मनोज जी भी कह रहे हैं। पहली बात तो यह कि टेलीविजन पे आंकड़े ही दलितों के बारे में चल रहे हैं 45% के आसपास, ये 54% से ज्यादा हैं। और तमाम पार्टियां, हम लोग संसद में मांग कर चुके हैं कि इनकी जनगणना कराई जाए कि एक्चुअल में स्थिति क्लियर हो। और पार्लियामेंट में कई बार मेरी स्पीच है इस बारे में कि इनकी वोट ले ली जाती है, और किसी भी प्रदेश की सरकार, देश की सरकार जिधर को पिछड़े चल देते हैं, सरकारें उन्हीं की बन जाती हैं, और इनकी वोट लेने के बाद इनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता। आजकल की सरकार, जो पिछली बार मंत्रालय जब बदले गए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में ये कहा कि पिछड़ों की इस तरीके से मंत्रालय दिए, ये बहुत अच्छी पहल थी और बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन पूरे सिस्टम में ऊपर से नीचे तक जो जिस मानसिकता के लोग हैं, एक ऊपर सबसे वरिष्ठ आदमी की सोच के साथ नीचे तक उसको क्रियान्वित करने में, एक्चुअल में अमली जामा पहनाने में उनको न्याय नहीं मिल रहा। आज ये भी तो बहुत सारी जगह बीजेपी के दावे सुनते होंगे, इनके नेता हर मंच से कहते हैं, प्रधानमंत्री समेत, वो ये कहते हैं कि हमने कोई भी योजना चालू की। खत्म करने दो बस। अच्छा, आप कर लीजिए खत्म। तो जो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो एक्चुअल में असलियत में नीचे तक क्रियान्वित होने में दलितों का और पिछड़ों का वो स्थिति नहीं है कि इनको न्याय पूरी तरह मिला हो।
तो असलियत में तो उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार आएगी तो दलितों को भी और पिछड़ों को भी जब ही मिलेगा। अभी बात हो रही थी पिछड़ों की, रात में देख रहा था टेलीविजन पे, बहुत बड़े नाम नहीं लूंगा, बहुत ही ज्यादा रेपुटेड 1 और 2 नंबर की जो टेलीविजन पे रैंकिंग आती है, तो उनमें बात हो रही थी पिछड़ों की, और उनमें जो पिछड़ों में जो सबसे ज्यादा अग्रणी पंक्ति में आते हैं, जाट हैं, गुजर हैं, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार, तमाम, उनमें जाटों की और गुजरों की बात ही नहीं हो रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम ज्यादा हैं, दलित ज्यादा हैं, जाट ज्यादा हैं, गुजर ज्यादा हैं। और वो लखनऊ से खबर लेकर के और पूरा नेशनल टेलीविजन पे खबर चल रही थी, ना कहीं गुजरों का जिक्र था, ना जाटों का जिक्र था। तो बगैर इनके हो कैसे जाएगा? नहीं, ठीक, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं आप जरा नुपुर की बात का जवाब दे दें। इनका ये अभी ये कहना चाह रही थी कि जब जमीन पर किसी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जो ये लोग दावा करते हैं कि हमने अगर चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, शौचालय बना दिया, घर बना दिया, अब राशन बांट रहे हैं हम 1 साल से, अगर 1.5 साल से, ये अगर किसी को मिल रहा होगा तो भूल जाएगा जात पे वोट डालना है। नागर साहब, सब मुझे बोलना है? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि ये स्कीमें बिल्कुल सरकार लेके आई है, ये सच है, लेकिन क्रियान्वित करने में असलियत तक कितनी पहुंच रही है, पहली बात तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये जातियों के आधार पे अकेले सिलेंडर के और अकेले उनके आधार पे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जातियों के आधार पे, दलितों पे और पिछड़ों को ध्यान में रखकर ही देश की राजनीति चलती आई है और चलती रहेगी। और वो इसलिए भी है कि पिछले सेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के दलितों को इतने मंत्रालय दिए, पिछड़ों को इतने मंत्रालय दिए, इस बात की पुष्टि करती है कि ये कहीं ना कहीं ये चीजें राजनीति में हैं, उत्तर प्रदेश में खासकर, और पूरे देश में भी ये चीजें हैं। और पिछड़ी जाति के लोग एक्चुअल में अब जाग गए हैं, और उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं आपकी बात आपने बात की, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से की राजनीति से जातिवाद को निकाला नहीं जा सकता, जाति को हटाया नहीं जा सकता। मनोज जी 1 सेकंड, मैं नुपुर का एक रिएक्शन लेके आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इनकी कमेंट पे बात हुई थी। आ रहा हूं 30 सेकंड में। नुपुर जी देखिए विकास, देखिए सिर्फ जात की बात करना, उनके लिए काम ना करना, इससे अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं तो खुद भी बहन मायावती जी और इनके जो सीनियर लीडर है सतीश मिश्रा जी, वो भी चुनाव लड़ ही लेते। क्यों नहीं लड़े चुनाव? हाँ, उससे याद आया, अखिलेश यादव जी ने भी नवंबर 2021 में कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज तक नहीं सुना कि कहीं से चुनाव लड़ेंगे। क्यों, डर गए क्या? लेकिन एक चीज मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगी सौरभ जी, भारतवर्ष में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार नहीं है क्या कि दलित राष्ट्रपति के साथ साथ पिछड़े वर्ग से आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, एक साथ ही हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए क्यों नहीं करेंगे? इस बात वाकिफ रखती हूं कि समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सोशल वेलफेयर के मंत्री हैं नाम रमापति शास्त्री जी का, मैं जरा दिसंबर 2021 का उनका बयान पढ़ रही हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है कि जो पहले कुछ शहरों के नाम हमारे दलित महानुभावों के ऊपर किए गए थे, कुछ जिलों के नाम, उनको बदल के अखिलेश यादव ने पुराने नाम दे दिए थे। अब जरा सुनाऊंगी, भीमनगर, प्रबुद्ध नगर और पंचशील नगर का नाम बदलकर अखिलेश यादव ने क्या सांबल, शामली, हापुड़। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो बहुत ही दलित विरोधी है वो केवल समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, और इसीलिए आप ही के एमएलसी ने आप ही की पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रेस वार्ता में कह दिया कि आप अपमान करते हैं दलितों का, आपके मन में कोई इज्जत नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं में सबसे दलित विरोधी अखिलेश यादव है, ये नुपुर शर्मा कह रही है। मनोज यादव, देखिए नुपुर की जो विचार है, जो इनका जो व्यवहार है, ये दलितों के, सौरभ, ये दलितों से सिर्फ सुर्खियों में प्यार करना जानते हैं। ये उसी चंद्रशेखर पे आज बहुत प्यार आ रहा है, और ये नहीं बता पाई कि उसी चंद्रशेखर रावण को भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एनएसए में फंसा करके और सालों तक जेल में रखा। ये इस बात का नहीं जवाब दे पाए कि मुजफ्फरनगर में एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया और योगी के सजाती लोगों ने उसको गालियां दी। ये इस बात का जवाब नहीं देने पाए कि संभल में दिवाकर की हत्या कर दी गई। कौन थे वो योगी जी के लोग? बिना योगी के सजाती लोगों ने किया। ये इसका जवाब इनके पास नहीं है। इनसे मैं कह रहा हूँ कि ये जवाब दे पाए। और भारतीय जनता
कभी ये चरित्र की बात करते हैं, कभी व्यवहार की बात करते हैं, चरित्र तो आपके घर का सवाल थोड़ी। अच्छा एक मिनट, ठीक है नूपुर जी आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बारी में। नूपुर शर्मा जी अपनी बारी में। सौरभ जी ऐसे व्यक्तिगत होंगे तो मैं बीच में बोल नहीं व्यक्तिगत, अरे ठीक, आपकी पार्टी पर बोले, बोलने का मतलब आपकी सरकार के लिए बोल रहे हैं ना, आपकी सरकार के लिए बोल रहे हैं, इतनी बेचैनी आपकी सरकार के लिए। अच्छा ठीक, अरे वो तो मुझे लगा बात निकल गई थी, वो तो काफी पहले बात हुई थी ये वाली। अच्छा ठीक है नूपुर, अच्छा नूपुर जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है नूपुर जी, ठीक है। आपका क्या व्यवहार है? आप तो फौजाई की इज्जत नहीं बचा पाते। बताइए, बोलिए। अच्छा ठीक, नूपुर जी प्लीज, ठीक। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा नहीं मनोज जी बोले। नूपुर जी ऐसे नहीं, आप भी सुनिए, बोलिए मनोज जी। अच्छा सौरभ, और कौन अर्थशास्त्री थे, क्या कहा इनको? इनके अर्थशास्त्री जो रिश्तेदार हैं इनको ये नहीं बताए कि आज पूरा भारतवर्ष, ये आंकड़े बता रहा हूं, अगर झूठा होगा तो समाजवादी पार्टी माफी मांग लेगी, जो कहेंगे वो ये आंकड़े हैं देश के अर्थशास्त्रियों का कि आज पूरा देश 125 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। देश का एक नागरिक 97,000 के कर्जे में है, चाहे वो कर्जे लिया है चाहे नहीं लिया है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो हमारी संस्कृति थी बहुलता में एकता स्थापित करने की, उसको लगातार तोड़ा मरोड़ा गया। और मैंने सवाल किया कि सर संघचालक आरएसएस का जो बीजेपी का मानस संगठन है, उसके सर संघचालक दलित क्यों नहीं होते हैं? कोई 4 प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने दलित क्यों नहीं बनाया? 22 के 22 मुख्यमंत्रियों में 5 मुख्यमंत्री दलित क्यों नहीं देश में बना दिया? दलित से प्यार करने आए हैं और दलित। अब ऐसे सवाल मनोज यादव जी ऐसा है, ऐसे इस किस्म के सवाल कम से कम समाजवादी पार्टी के किसी नेता या प्रवक्ता को नहीं करने चाहिए। मनोज यादव जी एक सेकंड, नहीं सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा आपको, एक सेकंड। इस किस्म के बयान कि फलानी पार्टी ने इस जाति के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बनाया, ये बात कम से कम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना बोले। आपसे पलट के कोई भी पूछ लेगा आपने यादव के अलावा आज तक किसको बनाया, आप कैसे बात कह सकते हैं कि आपने किसी और जाति, किसी से पूछ रहे हैं आप कि कौन सी जाति का मुख्यमंत्री बनाया? ये जातिगत जनगणना करवा दे, जातिगत पहले अभी जो आपने बात कही थी उसी का जवाब दीजिए ना। आपने पूछ लिया कि इन्होंने कौन सी जाति के मुख्यमंत्री बनाए, कौन सी का नहीं बनाए, आपने एक को छोड़कर कौन सी के बनाए? मैं आपको जवाब देता हूं, बोलिए। सही सवालों का बिल्कुल जवाब होने चाहिए। इस देश में जब फूलन देवी के साथ सामंतियों ने किस तरह का बर्बर व्यवहार किया, एक दलित समाज से आती है, उनको भी न्याय देकर के और इस देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का अगर किसी पार्टी और दल ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। हमारे अगर आप यूथ के संगठन में देख लेंगे सबसे ज्यादा दलित है। हमारे अगर 2012 के आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों पे समाजवादी पार्टी ने जीता। सोनभद्र पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 2 ही सीटें हैं, दोनों सोनभद्र जी, एक मिनट। और वो दोनों हमारे ही लोग हमेशा से जीतते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। पता नहीं क्यों नागर साहब मुस्कुरा रहे थे अभी आप जब बोल रहे थे। एक मिनट अभी आज मायावती जी ने भी बीजेपी के लिए तो ऐसे शब्द नहीं बोले, लेकिन ये बोला कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। मलूक नागर जी की आवाज है, सुनिएगा मनोज जी। एक मिनट, नुपुर जी इनके बाद में आऊंगा। मनोज जी सुनिएगा इनको। देखिए साहब, ये जिस तरीके की मनोज जी में और नुपुर जी में बहस हो रही है, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि अगर दलितों को तो बीजेपी क्लेम कर रही है कि हम ध्यान रखते हैं, समाजवादी विरोधी है, और समाजवादी वाले कह रहे हैं कि हम दलितों का भी ध्यान रखते हैं और पिछड़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो समाजवादी वाले पिछड़ों का ध्यान रख लें तो किसी की जरूरत नहीं है, इनकी सरकार बन जाएगी, आज भी 250 से ऊपर सीट आ जाएंगी। और अगर वो दलितों का ध्यान रख लें तो दलित एक भी किसी भी चुनाव में पिछले 25 सालों में बहन जी से अलग कहीं नहीं गया, जब से 1993 से और आज तक। तो दोनों प्लीज अपनी अपनी जो वोट है उन्हीं का ध्यान रखने और उनको संभालने, और दलितों का ध्यान रखने के लिए, और जिन पिछड़ों के टिकट देते हैं कुमारी बहन मायावती जी, उनकी जाति के आधार पर, और बहन जी उनका रखरखाव करती हैं उनके आधार पे, और कमजोरों को और मजलूमों का जो बहन जी ध्यान रखती हैं, उस आधार पे वो वोट इकट्ठा होकर के जाएगा।
और ये पहली बार नागर साहब, होगा। वैसे नागर साहब देखिए, एक बात तो कोई भी किसी भी समुदाय का वोट पार्टी के बारे में बोल ये हर पार्टी पे लागू होता है। तो किसी भी समाज, समुदाय, धर्म का वोट जो है किसी एक पार्टी का बंधवा नहीं होता। पहली बात तो ये है। आपको पिछले चुनाव में नुकसान हुआ या आपने अभी इसको जुटलाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान तो हो रहा है आपको। और आप मायावती जी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, 19 विधायकों की सरकार है, 19 विधायकों की पार्टी रह गई। तो ये दावा करना कि अभी सब पूरा दलित वोट आप ही के साथ है, मुझे थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है ये बात। अब सौरभ सिर्फ 3 बचे हैं सर। पहले देखिए, समाजवादी के 200 कुछ पे सरकार बनी, फिर वो भी 50 से नीचे आई। बीजेपी 250 के करीब सरकार बनाई कल्याण सिंह जी के टाइम में, पिछली बार 48 पे रह गई थी। हम भी जो है 200 से कुछ पे बनाए, फिर 88 रह गए, पिछली बार 19 रह गए, ये भी सच बात है। लेकिन 19 के बाद में हमने 10 MP भी जीते हैं। अगर 5 विधानसभा भी लगाए, जैसे मैं मेरी 5 सीटें जीत करके आया हूं 5 विधानसभा, बिजनौर लोकसभा में, तो फिर भी 50 सीटें होती हैं। तो नीचे नीचे जो हम लोगों ने पूरा सोशल इंजीनियरिंग पे और सारे लोगों को इकट्ठा करके काम कर रहे हैं, बंद कमरों में कैडर दे करके, उसका रिजल्ट अब आने वाला है। सब भौचक्के रह जाएंगे और वहां तक ना टेलीविजन पहुंचता है, ना अखबार पहुंचते हैं, ना दूसरी पार्टी के कोई नेता पहुंचते हैं। पूरे हॉल में बंद करके और जिस तरीके से कैडराइज करके उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, और वो जो बूथ स्तर पे जाके कुमारी बहन मायावती जी के सिपा सलाहर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट जब आएगा ना तो पता लग जाएगी कि दलितों का कौन ध्यान रखता है, दलित वोट किसे जाएंगी, पिछड़ों का कौन ध्यान रखता है, पिछड़ों की वोट किसे जाएगी, पता लग जाएगी बहुत जल्द। अगर ऐसे इतना गुप्त तरीके से आप कोई चुनाव अभियान चला रहे हैं तो भाई अजीब बात है वाकई में। और अगर नतीजा ऐसे आए तो मुझे आपकी आज की बात जरूर याद आएगी। नुपुर, देखिए, अगर सच में चुनाव के नतीजे आते तो बहन मायावती जी भी चुनाव लड़ रही होती। लेकिन जरा मैं समाजवादी पार्टी का जवाब देना चाहूंगी। मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, आप बोल रहे। नुपुर जी बोलिए, नुपुर जी बोलिए। वो मलूक जी, मेरा रुक जाइए, बोलने दीजिए। एक तो मैं इनको बता दूं, ये तो मतलब इट्स अ बिट रिच। सौरभ जी, समाजवादी पार्टी के यादव प्रवक्ता, जिनके तमाम सांसद यादव एक परिवार के हैं, जितने सांसद है समाजवादी पार्टी से एक ही परिवार से आते हैं, वो दूसरी पार्टी, वो भी भाजपा से पूछिए तुम्हारी पार्टी में दलित कौन? इनको पता नहीं है क्या आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद विधायक जो दलित वर्ग से आते हैं वो भाजपा से है? इनको पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाने में वीपी सिंह सरकार के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी तब जाके भारत रत्न मिला था? इनको पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र किसने बनवाया है? इनको पता नहीं है कि राष्ट्रपति भी आज, और ओबीसी दोबारा बोलूंगी, पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री एक साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर है। अब रही बात आपके बसपा की, देखिए भाई साहब, मुझे तो 5 चीजें गिनवा दी जो आप लोगों ने की है। मैं एक बात दोहरा रही हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके ये सरकार चलती है, तो इसका मतलब सच में ये है कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कि जिसके घर में, जो लाभार्थी को अपने घर में थोड़ा सा भी विकास दिखेगा, उसको अपनी जिंदगी में अच्छा बदलाव दिखेगा, वो उसी तरफ जाता है। अगर जात की ही बात कर लेते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, आप क्यों नहीं चुनाव जीत पा रहे? ना तो आप 2014 में कुछ इतना भयंकर प्रदर्शन दे पाए, ना 2019 के चुनाव में भयंकर प्रदर्शन दे पाए, ना आप 2017 के चुनाव में भयंकर प्रदर्शन नहीं, वो तो 2019 के चुनाव को अपनी उपलब्धि बता रहे नागर साहब। वो तो उनसे पूछिए ना, इतनी भयंकर उपलब्धि तो सरकार में क्यों नहीं है? और अगर इतने ज्यादा वोट इनके लिए आ रहे हैं, नतीजे रुझान इनकी तरफ है, नतीजे इनकी तरफ है, तो बहन मायावती चुनाव स्वयं क्यों नहीं लड़ रही है? उसका जवाब आज उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं, हमारी पार्टी पिछड़ गई है। आपके लिए कहा कि साम दाम दंड भेद करके उनको बदनाम करने की कोशिश है। और जब संविधान में प्रावधान है कि बिना उन्होंने कहा जब संविधान में प्रावधान है कि आप राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एमएलसी बनकर के आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो इनके सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ही कहा है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि पूरा एक समाज इनकी तरफ ही वोट देगा तो चुनाव लड़ लीजिए। अगर आप कह रहे हैं नतीजे इनकी तरफ के और चौंकाने वाले होंगे तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं तो यही तो पूछ रही हूँ। और इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है सतीश मिश्रा जी, ये इन्हीं की पार्टी के नेता ने बयान दिया, भैया मेरा बनाया हुआ बयान नहीं है। जवाब देता हूं मैं, एक सेकंड। मरुक नागर जी, क्यों नहीं चुनाव लड़ती फिर बहन जी? सर देखिए, नुपुर जी जो बात कह रहे हैं, कहने में और टेलीविजन पे बोलने में ठीक लगती है, लेकिन मुझे बताओ
कितनी पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, वो कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो खुद चुनाव लड़ने लगे जो अकेले सुप्रीमो हो, तो पूरी पार्टी को, ये 403 विधायकों को कौन लड़ाएगा। और जब बहन जी ने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो इसका भी दुष्प्रचार किया लोगों ने कि बहन जी तो चुनाव से ही हट रही है। अरे भाई, वो खुद के हम जैसे कितने लोगों को सांसद विधायक बनाने की अकेली स्थिति में है। उनको पूरी पार्टी देखनी है, पूरा देश देखना है, पूरा उत्तर प्रदेश देखना है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश देखना है, जहां से देश की राजनीति की शुरुआत होती है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब ये लोग चाहते हैं कि वो एमएलए लड़के वहीं एक विधानसभा में सुकड़ जाएं, तो इनकी मानसिकता फिर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुमारी बहन मायावती जी पूरे प्रदेश को 403 चुनावों को लड़ा रहे हैं, और सतीश मिश्रा जी भी चुनाव को लड़ा रहे हैं। और पूरी जो अब आज जो प्रचार हो रहा है कि आमने सामने चुनाव हो रहा है, चुनाव बिल्कुल 3 तरफ होगा, खिंच के होगा। और हमारा दलित जो 22% में, जो आप कह रहे 50 से ऊपर पहुंच गया, अभी आपके में देख रहे हैं 14% ये है, और 25% के करीब जिस कैंडिडेट को हम चुनाव टिकट दे रहे हैं उसकी जाति होती है। और जो सभी संगठनात्मक ढांचे में सभी जाति धर्म के लोग, जाति, नागर साहब आपने लेकिन एक बात मैं कहूं, आपने अभी तक पिछले 40 मिनट में आपने जाति के अलावा कोई एक उपलब्धि नहीं बताई मायावती जी को वोट क्यों मिले। आपने एक बार ये नहीं बोला कि मायावती जी की सरकार 4 बार की जो देखी लोगों ने, उसके बिना पर लोग वोट देंगे, काम के बिना पे वोट देंगे। आपने बार बार कहा इनकी जाति, उनकी जाति, दलित का वोट, हमारे कैंडिडेट की जाति, सिर्फ जाति। देखिए आपके टेलीविजन पे चल रही है, कल से जो मौर्य जी ने इस्तीफा दिया बीजेपी से, जो पिछड़ों की बात चल रही है, और आज से जब भीम पार्टी का जो आया है, दलितों की बात चल रही है। तो बेसिकली अगर कहीं जिम्मेदारी है तो वो तो आप ही चला रहे हैं इस जातीय आधार पे, तो खबर और एजेंडा आपका है। जहां तक बात है विकास से संबंधित, लिस्ट ले लीजिए, 1 से लेके 100 तक, मैं आधा घंटे तक नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा। ठीक है जी। नूपुर, मनोज जी, चाहे स्कूलों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, नई स्कीम दलितों की लाने की बात हो, अपने मुस्लिम समुदाय के भले की बात हो, कौन सी और वही जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन में भी जो गरीब लोग लगातार बोल सकते हैं। अमित शाह जी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे, क्या उन्होंने 2019 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा? और क्या हम लोग 300 पार करके सीटें नहीं लाए? ये कैसी बात है कि अगर एक दल का अध्यक्ष चुनाव लड़ने लग जाएगा तो दल कैसे जीतेगा? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, मैं बता दूं, ये 5 राज्यों के अंदर उनकी बहुत कुछ है। सब चाहते हैं कि स्टार कैंपेनर की तरह योगी आदित्यनाथ जी आए और प्रचार करें। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी है और चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये कैसे? ये तो बहानेबाजी है। दिस इज लेजी एंड ईजी सिंबॉलिटी कि भैया हो सकता है चुनाव हार जाए। समय नुपुर जी खत्म हो गया, लेकिन आपने मेरा जो अगली बहस का जो मुद्दा है वो आपने अभी खुद दर्शकों को बता दिया कि योगी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष के क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए कम से कम गोरखपुर में उनकी सीट पर विपक्ष एक हो सकता है। तो इस पर कुरुक्षेत्र की हमारी बहस अब से चंद मिनटों में होगी, लेकिन शुक्रिया करूंगा मलूक नागर जी का, नुपुर शर्मा जी का और मनोज यादव जी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।